क्यों, आज कोई खास दिन है? मैंने पूछा। वो, आज मेरा बर्थडे है, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे सॉरी यार, हैप्पी बर्थडे। सॉरी, मैं भूल गया था। मैंने माफी मांगते हुए उसे विश किया। मेरा बर्थडे याद करके रखते हो? मेरे कॉलेज के कुछ खास लोगों का जन्मदिन याद है। मेरे ये कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आशु ये सब सुन रही होगी और अभी मुझसे फिर लड़ेगी, इसलिए मैंने अपनी इस बात में आगे बात जोड़ दी, जैसे छोटू, सिद्धू भैया और मेरे ऑफिस के कलिंग के। पर विश तो कभी किया नहीं, सुमन ने सवाल किया। कैसे करता? मेरे पास नंबर तो था नहीं, बाकियों को व्हाट्सएप पर विश कर दिया करता था। मैंने अपनी सफाई दी, जबकि मेरा उसका बर्थडे याद रखने का कारण मेरा उसके लिए प्यार था जो मैं उससे फर्स्ट ईयर में किया करता था। पर जब मुझे प्रकाश ने आशु की माँ वाले कांड के बारे में बताया था, तब से मैंने खुद को जैसे तैसे समझा लिया था कि मैं सुमन से प्यार नहीं कर सकता। फिर आशु मिल गई और मेरे मन में सुमन के प्यार की कब्र बन गई। चलो कोई बात नहीं, इस बार तो विश कर दिया आपने, चलो चलते हैं। कुछ सोचते हुए, अच्छा एक बात बताओ, अश्विनी सुबह बोल के गई थी कि कॉलेज जा रही है, पर मुझे तो वो वहाँ मिली नहीं। आपको पता है कहाँ गई है? मोहनी ने पूछा। मैं जानता था कि आशु मेरे ही बाथरूम में छुपी है, पर ये मैं उसे कैसे बता सकता था? पता नहीं, कहीं दोस्तों के साथ बंक तो नहीं कर रही, मैंने अनजान बनते हुए कहा। हो सकता है, उसके पास फोन भी नहीं कि उसे कॉल कर बुला लूं। आप अपने घर में कह दो ना कि उसे एक फोन दिलवा दे, ताकि कभी जरूरत हो तो उसे कॉल कर लूं। आ जाएगी जहाँ भी होगी, लंच तक। आप ऐसा करो, आप चलो, मुझे एक जरूरी काम है, वो निपटा कर मैं आता हूँ। मैंने बहाना मारा ताकि सुमन निकले। ठीक है, पर लेट मत होना। इतना कहकर वो चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और आशु फिर से गुस्से में बाहर आई और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर मुझे घूरने लगी। सॉरी बाबा, सॉरी, मैंने कान पकड़ते हुए कहा, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो किचन में घुसी और चम्मच और गिलास उठा के फेंकने शुरू कर दिए। अरे यार, सॉरी सॉरी, पर उसने बर्तन मेरी ओर फेंकने जारी रखे। हैरानी की बात है कि एक भी बर्तन मुझे लगा नहीं। मैं धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंचा, तभी उसके हाथ में बेलन आ गया। मुझे मारने के लिए उसने बेलन उठाया कि तभी कुछ सोचने लगी और वो वापस किचन काउंटर पर छोड़ दिया और मेरे पास आकर प्यार से अपने मुंह के मेरे सीने में मारने शुरू कर दिए। मैंने उसे गोद में उठाया और पलंग पर ले आया, पर उसने मेरी छाती पर अब भी मुंह के मारने चालू रखे। मैंने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़कर अलग अलग किया और उसके ऊपर झुककर उसके होठों को चूमा, तब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ। बाबू, ये बहुत पुरानी बात है, कॉलेज फर्स्ट ईयर की, पर जब से तुमसे प्यार हुआ मैं सब कुछ भूल गया था। तुम्हारी कसम, अब प्लीज गुस्सा थूक दो, मैंने बहुत प्यार से कहा और आशु के हाथ छोड़ दिए। उसके ऊपर से उठने लगा तो आशु ने मेरे टी शर्ट के कॉलर को पकड़ा और अपने ऊपर खींच लिया। ज्यादा न पुरानी बातें याद ना किया कीजिए, नहीं सच कर रही हूँ, जान दे दूंगी मैं। अरे बाप रे बाप, ये व्यवस्था, मैंने भोजपुरी में कहा तो आशु की हंसी छूट गई। अच्छा जान, चलो उठो और चले आपके हॉस्टल। हम दोनों उठे और मैंने कपड़े बदले और दोनों बस से हॉस्टल पहुँचे। चौराहे पर पहुंचकर मैंने आशु से जाने को कहा और मैं मार्केट की तरफ निकल गया। जन्मदिन पर खाली हाथ जाना सही नहीं लगा। अब अगर तोहफे के लिए फूल लिए तो आशु जान खा जाएगी, इसलिए मैंने एक महंगा पेन खरीदा और उसे गिफ्ट रैप कराकर हॉस्टल पहुंचा। आशु ने दरवाजा खोला और हंसते हुए नमस्ते कहा। अब आखिर सबके सामने ये भी तो जताना था कि हम दोनों एक साथ नहीं थे। मैंने आंटी जी के पांव छुए और उन्होंने मुझे बैठे को कहा। वो भी मेरे पास ही बैठ गई और घर के हाल चाल पूछने लगी। और बताओ, जॉब कैसी चल रही है? आंटी जी ने पूछा। मैंने बात को गोलमोल करना चाहा कि तभी आशु बोल पड़ी। आंटी जी, जॉब तो छोड़ दी इन्होंने। अब ये सुनते ही आंटी जी मेरी तरफ देखने लगी। वो आंटी जी वर्कलोड बहुत बढ़ गया था, ऊपर से सैलरी ढंग की देते नहीं थे। मैंने झूठ बोला और आंटी ने मेरी बात मान भी ली। सही किया बेटा, मेरे हिसाब से तो सरकारी नौकरी ही बढ़िया है, काम कम और सैलरी ज्यादा। मैं ये सुनकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि मेरी ऐसी आदत थी नहीं, मुझे तो मेरी मेहनत की कमाई हुई रोटी ही भाती थी। कुछ देर बाद सुमन आ गई और मैंने उसे उसका तोहफा दिया तो उसने झट से तोहफा ले लिया। आंटी जी ने बड़ा कहा कि बेटा क्या जरूरत थी, तो मैंने बस इतना ही कहा कि आंटी जी बस एक पेन ही तो है, वो बात अलग है कि वो पेन पाकर का था। आशु शांत रही और कुछ नहीं बोली। अब मैं चलने को हुआ तो सुमन कहने लगी कि वो मुझे ड्रॉप कर देगी। मैंने बहुत मना किया, पर आंटी जी ने भी कहा कि कोई नहीं छोड़ा। मैं उसकी स्कूटी पर पीछे बैठ गया और दोनों हाथों से पीछे के हैंडल को पकड़ लिया। हम रेड लाइट पर रुके तो सुमन पीछे मुड़ी और बोली, थैंक यू। मैंने बस इट्स ऑल राइट कहा और तभी ग्रीन लाइट हो गई। फिर पूरे रास्ते वो कुछ न कुछ बोलती रही।
उसे अब भी पता नहीं कि मैंने जॉब छोड़ दी है। जब घर आया तो सुमन बोली, सॉरी इस बार आपको घर का खाना खिलाया, नेक्स्ट टाइम मैं पार्टी दूंगी। कोई नहीं। मैं बाय बोलकर जाने लगा तो वो खुद ही बोलने लगी, माना सच्ची बहुत रोक टोक रखती है मुझ पर। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, जरा सी लेट हो जाऊं तो जान खा जाती है मेरी। मैंने कहा मैं बाहर ट्रीट दूंगी तो कहने लगी किसको ट्रीट देनी है। अब अगर ऑफिस वालों का नाम लेती तो वो मना कर देती, इसलिए मैंने आपका नाम ले लिया। आपका नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि सागर को यही बुला ले, बहुत दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए आपको आज के लंच का न्योता दिया। इतनी रोक टोक तो वो अश्विनी पर भी नहीं रखती। उनकी गलती नहीं है, ये जो आपका मुहफ्फतपना है ना, इसी के चलते वो ऐसा करती है। रही आशु की बात तो वो हमेशा ही शांत रहती है, कम बोलती है और अपने काम से काम रखती है, और कुछ कुछ मेरी वजह से भी आंटी जी उस पर फिदा है, इसलिए उसे ज्यादा रोकती टोकती नहीं। मैंने आंटी की तरफदारी की। अच्छा तो मैं भी अश्विनी की तरह गाय बन जाऊं? सुमन ने हंसते हुए कहा, नहीं बन सकती, वो बनी ही अलग मिट्टी के सांचे की है, और फिर ऊपर वाले ने ही वो सांचा तोड़ दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आशु की तारीफ कुछ इस ढंग से की ताकि सुमन उसे समझ ही न पाए कि मैंने तारीफ की है या उसका मजाक उड़ाया है। मैं ऊपर आ गया और मोहनी अपनी स्कूटी मोड़ के चली गई। कुछ देर बाद आशु का मैसेज आया, पर उसने गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। वो समझ गई थी कि मैंने वो गिफ्ट बस खाना पूरी के लिए दिया था। थोड़ी इधर उधर की बातें हुई, फिर मैं घर के कुछ काम करने लगा।